हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं 2020 की इंग्लिश लैंग्वेज नॉर्वेजियन फैंटेसी एंड थ्रिलर मूवी का रिकैप देने जा रही हूँ जिसका टाइटल है मॉर्टल। फिल्म एरिक बर्गलैंड एक अमेरिकी नॉर्वेजियन के साथ शुरू होती है जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है और अपने घायल पैर के साथ नॉर्वे के जंगल में घूम रहा है। एक लंबी यात्रा के बाद वो जंगल के बीच में एक तंबू बनाने और वहाँ एक रात आराम करने का फैसला करता है। उस रात सोते समय एरिक अचानक इमोशनल रूप से अनस्टेबल हो जाता है और समहाउ उसके टेंट के बाहर के पेड़ जलने लगते हैं। सुबह के समय उसके चारों ओर का हर पेड़ जल चुका होता है, लेकिन एरिक और उसका टेंट सुरक्षित है। हालांकि उसके पैर पर बर्न वूंड बदतर हो रहा है और वो पास के शहर में जाने का फैसला करता है। आगमन पर वो एक क्लिनिक में जाता है और अपने घाव को भरने के लिए कई चीजें चुराता है। अपने घाव का इलाज करते हुए उसे पता चलता है कि वो भयानक लग रहा है। इस प्रकार वो अपने बालों को ट्रिम करता है और एक बेहतर दिखने वाले लड़के में बदल जाता है। कहीं नहीं जाने के रास्ते में अपने पिता की मर्सिडीज के साथ 3 ट्रबल मेकर टीन्स उसे देखते हैं और उससे बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एरिक उनको इग्नोर करता है। उनमें से एक ओले उससे नाखुश है और होमलेस मैन को परेशान करना शुरू कर देता है। एरिक ने ओले को वार्निंग दी कि वो उसे फिर से न छुए, नहीं तो वो जल जाएगा, लेकिन अहंकारी टीन चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और उसकी जैकेट पकड़ लेता है। एरिक को उसे छुए बिना ओले अचानक गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। एरिक भाग जाता है और बाद में स्थानीय पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन जबकि वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक्सट्रेडिशन की प्रतीक्षा कर रहा है, स्थानीय पुलिस चीफ हेनरी क्रिस्टीन नामक एक साइकोलॉजिस्ट को इस उम्मीद में लाता है कि वो एरिक से बात कर सकती है। हेनरी उसे बताता है कि वो आदमी एक फार्म में एक अनसुलझी आग की घटना में भी एक सस्पेक्ट है जिसमें 3 साल पहले 5 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे पहले एरिक, जो इंटेरोगेशन रूम के कोने पर बैठा है, उससे बात करने से इनकार कर देता है। किसी तरह क्रिस्टीन उसे टेबल पर बैठने के लिए मना लेती है, जहां वो उसे शांत करती है और कहती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और बुरी चीजें होती हैं। एरिक का विश्वास हासिल करने के लिए वो हेनरी को सुझाव देती है, जो दूसरे कमरे से देख रहा है, कि उसकी हथकड़ी हटा दी जाए। कुछ मोमेंट्स बाद ओले के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उसके पिता बियॉन हत्यारे को देखने के लिए जोर देते हैं, लेकिन हेनरिक रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद एरिक अंत में स्वीकार करता है कि उसने फार्म में लोगों को मार डाला जो उसके रिश्तेदार थे। जैसा कि वे बात करते हैं, वो अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन करता है और पानी को एक गिलास से ऊपर खींचता है। क्रिस्टीन कंफ्यूज्ड है और एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन एरिक को भी नहीं पता कि ऐसा कैसे होता है। इसके अलावा वो केवल अपने हाथ का उपयोग करके टेबल को जलाने में सफल होता है। एरिक अचानक फिर से इमोशनल हो जाता है और पूरे इंटेरोगेशन रूम को जलाने लगता है। क्रिस्टीन ने कंक्लूजन निकाला कि उसके इमोशंस उसकी शक्ति को कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार वो एरिक के पास जाती है और जल्दी से उसे सलाह देती है कि उसकी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए कैसे ध्यान फोकस किया जाए। वो इवेंचुअली अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और केओस को रोकने का प्रबंधन करता है। कुछ ही समय बाद अमेरिकी एम्बेसी ऑफिसर हैथवे एरिक को वापस अमेरिका लाने के लिए आता है। वो क्रिस्टीन के अलावा किसी और से बात करने से मना कर देता है। वो उन्हें वार्निंग देती है कि एरिक को हेलीकॉप्टर से न ले जाएं क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। वे जोर देते हैं और इस वजह से एरिक को उड़ान के दौरान बेहोश रखने के लिए बहकाया जाता है। एरिक अचानक उड़ान के बीच में जाग जाता है और बंधे होने से घबराने लगता है। डॉक्टर उसे दूसरी खुराक नहीं दे सकते क्योंकि वो ओवरडोज कर देगा। एरिक किसी तरह एक गरज के साथ तूफान पैदा करता है जिससे हेलीकॉप्टर की शक्ति समाप्त हो जाती है और समुद्र में प्लेन क्रैश हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो पानी में सांस ले सकता है और सीट बेल्ट चलाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। वो हैथवे को बचाने में सफल हो जाता है और उसके जागने के तुरंत बाद भाग जाता है। खोज और बचाव दल ने मलबे में तलाशी अभियान शुरू किया और 3 डेड बॉडीज की पहचान करने में केपेबल है। दूसरी ओर क्रिस्टीन हेलीकॉप्टर दुर्घटना की खबर देखती है और तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। एरिक अचानक साइकोलॉजिस्ट के घर के सामने आता है और वो उसे जंगल के बीच में अपने दोस्त के केबिन में लाने का फैसला करती है। वो बताता है कि वो फार्म में बिजली प्राप्त करता है और कहता है कि फार्म में आग लगने की घटना उसके द्वारा आग की फ्लेम के बर्स्ट होने के कारण हुई थी। अस्पताल में हैथवे हेनरिक को एक सबूत दिखाता है जिससे पता चलता है कि एरिक की उस मौसम को कंट्रोल करने की क्षमता है जिसके कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस वजह से वो पुलिस से कहती है कि उन्हें उसे जल्द से जल्द खोजने की जरूरत है।
अगले दिन क्रिस्टीन को अपने दोस्त का फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि वो एक अपराधी को छिपा रही है और उसे एरिक को पुलिस के पास ले जाने का सुझाव दे रही है। एरिक के जागने के बाद वो एरिक को सुझाव बताती है और माफी मांगती है। उनके जाने से पहले क्रिस्टीन अचानक सुपरह्यूमन को गले लगा लेती है और महसूस करती है कि उसके प्रति उसके इमोशंस हैं। वो अपना मन बदल लेती है और फैसला करती है कि उसकी पावर के ओरिजिन को समझने के लिए उसे एरिक को वापस फार्म में ले जाना होगा। उसका दोस्त और हेनरिक क्रिस्टीन को फोन करते रहते हैं, इसलिए वो अपना फोन पानी में फेंकने का फैसला करती है। गैस स्टेशन पर क्रिस्टीन को पता चलता है कि पुलिस एरिक की तलाश कर रही है क्योंकि वो सस्पेक्ट बन गया है और हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए जिम्मेदार है। रास्ते में एरिक बताता है कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो एक अलग दुनिया में है, जहां उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई देता है जो पूरे होराइजन को भर देता है। कुछ मोमेंट्स बाद क्रिस्टीन उसके सामने एक बड़े ट्रक से आगे निकलने का प्रयास करती है। इससे उनकी कार लगभग ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही कार से टकरा जाती है। इससे एरिक घबरा जाता है और अचानक एक थंडरबोल्ट का एमिशंस होता है जो उनकी कार को नष्ट कर देता है, लेकिन किसी तरह यह क्रिस्टीन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्रैश के बाद ट्रक चालक ने उन्हें सवारी देने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है, जहां हाथवे कहती है कि एरिक को उस पुल तक पहुंचने और जाने की अनुमति नहीं है जो उसे दूसरे शहर तक ले जाएगा। वे इवेंचुअली उस पुल तक पहुंचते हैं जिसके बारे में अमेरिकी एजेंट ने पहले मेंशन किया था। हालांकि पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। ड्राइवर को अंत में पता चलता है कि एरिक वो आदमी है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी और तुरंत ट्रक को रोक देता है। ऐसे में उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। एरिक ट्रक से बाहर निकलता है और खुद को पुलिस के हवाले करता है, जबकि दो पुलिस अधिकारी उस पर बंदूक तान कर रखते हैं। क्रिस्टीन उनके पास आती है और उन्हें अपने हथियार नीचे करने के लिए कहती है, लेकिन वे इसके बजाय उसे पकड़ लेते हैं। एरिक उनसे अपने प्रेमी को रिहा करने के लिए विनती करता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं, जिससे एरिक क्रोधित हो जाता है और कंट्रोल खो देता है। काले बादल अचानक आकाश को ढक लेते हैं और गरज के साथ छींटे पड़ते हैं। थंडरबोल्ट शुरू हो जाता है, जबकि एरिक तड़प तड़प कर चिल्ला रहा होता है। हमेशा की तरह क्रिस्टीन आ रही है उसे और उसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहती है। पुलिस अधिकारी उनकी ओर चलते रहते हैं और तब एरिक अपनी शक्ति का उपयोग लाइटनिंग फेंस बनाने के लिए करता है, जब तक कि वो गिर न जाए और तूफान कम न हो जाए। एरिक मदद के लिए आता है और तुरंत उन दोनों को अस्पताल ले जाता है। एरिक और ब्रिज की घटना वायरल हो जाती है और स्थानीय लोग उसे भगवान मानने लगे हैं। उनमें से कुछ का यह भी दावा है कि वो थॉर है। आने पर उसके शरीर पर घाव और भी खराब होते जा रहे हैं और उसे सीधे एमआरआई स्कैनर में लाया जाता है। क्रिस्टीन हेडफोन के जरिए उसे शांत रखने की कोशिश करती है। हालांकि जब स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो एरिक गलती से मशीन को अपनी शक्ति से नष्ट कर देता है और अस्पताल में बिजली गुल हो जाती है। हालात को बदतर बनाने के लिए एक नर्स यह कहती हुई दिखाई देती है कि एक लड़के को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसे सीधे इलाज की जरूरत है। एरिक तुरंत आईसीयू की ओर भागता है जब ओले के पिता ब्यॉन अचानक आते हैं और उसे गोली मार देते हैं। सौभाग्य से हेनरिक उसे शांत करने का प्रबंधन करता है और वो एरिक को आईसीयू में जाने देता है। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एरिक लड़के को रिवाइव करता है और वो कोमा से जाग जाता है, जिससे उसके माता पिता खुशी से रोने लगते हैं। तब से एरिक पॉपुलर हो जाता है और बहुत से लोग उससे अपना हाथ पकड़ने के लिए भीख मांगते हैं। फिर वे फार्म के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में हेनरिक क्रिस्टीन को एक नॉर्स मिथोलॉजी बुक सौंपता है। वो बताता है कि रैग्नारोक में थोर और अन्य देवताओं की मृत्यु के बाद थोर के बच्चों ने एक फार्म का निर्माण किया और उनका मानना कि यह वही फार्म है जहां एरिक ने अपनी शक्ति प्राप्त की थी। आगमन पर हेनरिक और साइकोलॉजिस्ट उस जगह का पता लगाते हैं, जबकि एरिक को प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया जाता है। वो उनका पीछा करता है और फिर वे एक खंडहर में आते हैं जहां एरिक को अपने घुटनों पर लाया जाता है और वो चलने में असमर्थ है। हेनरिक का मानना कि वहां कुछ हिडन है और तुरंत अपने आदमियों को जगह खोदने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हाथवे और अमेरिकी सेना आती है और गुप्त रूप से निगरानी करती है कि वे क्या कर रहे हैं। एरिक को मारने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टीम को इवेंचुअली फार्म के नीचे एक गुफा मिल जाती है जहां बहुत सारे प्राचीन नॉर्स रून स्टोन हैं। वे उग्रजिल का एक चित्रण भी खोजते हैं, जिन पेड़ों के बारे में एरिक ने पहले क्रिस्टीन से बात की थी। टीम द्वारा जगह की जांच करने के बाद एरिक को बताया गया कि उसके लिए गुफा में जाने का समय आ गया है, जहां वो एक चेस्ट को पाते हैं।
टीम के सदस्यों में से एक की मदद से वो चेस्ट खोलता है और थोर के दस्ताने, उसकी बेल्ट और उसके हथौड़े म्योल्नियर को खोजता है। एरिक फिर उन्हें पकड़ लेता है और थोर के सभी उपकरण पहन लेता है और अचानक आसमान से थंडरबोल्ट स्ट्राइक करती है। लेकिन इस बार यह उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हथौड़ा सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। वो गुफा से बाहर आता है और क्रिस्टीन तुरंत उसके पास आती है। इस बीच हैथवे अपने स्नाइपर को एरिक की हत्या करने का आदेश देती है, लेकिन गोली छूट जाती है और इसके बजाय क्रिस्टीन को हिट करती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। एरिक उसे रिवाइव करने की सख्त कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। एरिक क्रोधित हो जाता है और बड़े पैमाने पर आंधी बनाने के लिए हथौड़े का उपयोग करता है। फार्म के पास के लोगों पर बेरहमी से हमला करता है। फिल्म के अंत में एक रिपोर्टर कहता है कि फार्म में आंधी के कारण बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई और एरिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इंटरेस्टिंग। तो क्या सच में एरिक थॉ का अवशेष था या खुद थॉ था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।